So hi everyone, this is दिलबाग वर्मा. वेलकम बैक टू साहित्य स्टडी यूजीसी नेट क्लासेस. आज की इस वीडियो में हम एचपीएससी की जो वैकेंसीज हैं हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो अभी 2024 में भर्ती होनी है उसके सिलेबस के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. जो बेसिक डिटेल्स है इंग्लिश का जो एग्ज़ाम है मैं यहाँ पे उसकी बात कर रहा हूँ. जो इंग्लिश लिटरेचर का एग्ज़ाम होने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो प्री एग्ज़ाम होगा यानी कि ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम, उसकी हम बेसिक डिटेल के बारे में आज डिस्कस करेंगे. क्या सिलेबस में आने वाला है, कहाँ से कौन कौन से पोर्शन से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं. तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे ब्रिटिश लिटरेचर की. जो हमारा जो एग्जाम है उसकी मेन बॉडी रहेगी ब्रिटिश लिटरेचर. यहाँ से उम्मीद की जा सकती है कि आपका जो एग्जाम है वो 50% जो पेपर है वो यहाँ से बनने के चांसेस हैं. 50 से ज़्यादा भी हो सकता है बट 50% तो पक्का है कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे. और अगर हम ब्रिटिश लिटरेचर की बात करें तो इसमें भी बहुत सारे पोर्शन जो है वो अलग अलग डिवाइड किए गए हैं, अलग अलग एजेस के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है. तो कौन सी एज से ज़्यादा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, राइट. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ब्रिटिश लिटरेचर की शुरुआत कहाँ से होती है, 450 AD टू 1066 AD. ये टाइमलाइन है एंग्लो सेक्शन की जहां से ब्रिटिश लिटरेचर की शुरुआत मानी जाती है. और लिटरेचर को समझने के लिए जो बैकग्राउंड में क्या पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही थी, क्या हैपनिंग हो रही थी, उसको समझना बहुत जरूरी है. क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि लिटरेचर जो है वो सोसाइटी का आईना होता है. जो भी हैपनिंग उस टाइम पे हो रही थी सोसाइटी में, जो चल रहा था, वो राइटर ने मेंशन किया है अपनी राइटिंग के थ्रू. ठीक है, वो लिटरेचर में लिखा गया है. तो वहां से हम आइडिया लगा सकते हैं कि बैकग्राउंड में उस टाइम पे क्या चल रहा था. लेकिन लिटरेचर को समझने के लिए हमें इसको समझना बहुत जरूरी है, यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद हम लिटरेचर पे जाएंगे. तो इसके बाद इस वीडियो के बाद मैं एक अगली वीडियो डालूंगा जिसमें आपका पूरा हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है वो कवर होगा. उसके बाद अगर हम बात करें जो अगली एज आती है हमारी, ये बिल्कुल माइनर एज है. यहां से क्वेश्चन जो है वो मुझे नहीं लगता एचपीएससी में कुछ बन सकता है. इसमें सिर्फ लैंग्वेज और डायलेक्ट्स इंपॉर्टेंट है. वो मैं जो रेगुलर क्लासेस चलेगी उसमें आपको लिखवाऊंगा कि कौन कौन से डायलेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है. और कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उस टाइम की. उस टाइम पे लिटरेचर बहुत कम ऐसा लिटरेचर है जो मतलब आपको देखने को मिलेगा. मतलब बहुत कम ऐसा लिटरेचर है जहां पे मेंशन किया गया है राइटर का नेम, अदरवाइज अनोनिमस ही लिखा गया है. ज्यादातर फोकस किया जाता था ओरल लिटरेचर पे उस टाइम पे, इसलिए जो लिखा हुआ लिटरेचर है वो बहुत कम मिला है. कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली है उस टाइम की, वो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी मैन्युस्क्रिप्ट है. उसके बाद अगर हम बात करें अगली एज की, वो आती है हमारी एंग्लो नॉर्मन. एंग्लो नॉर्मन एंग्लो नॉर्मन स्टार्ट होती है 1066 एडी में. 1066 एडी से ये कुछ 1206 एडी तक चलता है. ये टाइमलाइन है किसकी, एंग्लो नॉर्मन पीरियड की. उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी एज आती है जहां से जो लिटरेचर है उसकी शुरुआत होती है जो एज ऑफ चौसर है. यहां से इंग्लिश लिटरेचर की अच्छे तरीके से शुरुआत होती है क्योंकि जोफ्री चौसर जो है इस एज में प्रोमिनेंट राइटर रहे हैं. जोफ्री चौसर, ये एज शुरू होती है 1340 में और ये चलती है 1400 तक. तो कुछ नए नए इन्वेंशन शुरू हो गए थे, लेकिन जो जोफ्री चौसर है उन्होंने मोस्टली, ये एक तरह से रिलीजियस राइटर थे. इस टाइम पे काफी राइटर थे जो रिलीजन पे, चर्च को लेकर लिखते थे. ठीक है, इस तरह गॉड को लेकर लिखते थे. इस तरह की चीजों पे ज्यादा एम्फेसिस किया जाता था. ये हमारी एज है एज ऑफ चौसर. उसके बाद आती है एज ऑफ रिवाइवल. रिवाइवल एज जो है, इसको रिवाइव क्यों बोला जाता है, क्योंकि चौसर की डेथ के बाद लिटरेचर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हुआ था. इसलिए लोगों ने क्लासिकल टेक्स्ट को दोबारा से पढ़ना शुरू कर दिया. मतलब वो लोग रिवाइव कर रहे थे लर्निंग को, इसलिए इस एज को बोलते हैं एज ऑफ रिवाइवल. और ज्यादा लिटरेचर प्रोड्यूस नहीं हुआ इसलिए इसको डार्क एज भी बोला जाता है.
इसकी टाइमलाइन रही है 1400 से लेकर ऑलमोस्ट 1550 तक। इसमें लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी हुई थी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कोई इन्वेंशन नहीं हुए थे। एक अच्छी चीज ये हुई कि यहां प्रिंटिंग प्रेस आ गई थी। अब इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस आ गई थी 1476 में। सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस आई थी जर्मनी में। इसको जोनास गटनबर्ग ने इन्वेंट किया था प्रिंटिंग प्रेस को, इसलिए गटनबर्ग को फादर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस भी बोला जाता है। लेकिन हमें याद करना है इंग्लैंड में। इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस 1476 में आई थी और इसको लेकर आए थे विलियम कैक्सटन। विलियम कैक्सटन ने इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया था प्रिंटिंग प्रेस को, ठीक है। उसके बाद अगर अगली एज की मैं बात करूं 1558 में जब एलिजाबेथ क्वीन बन गई थी, क्वीन इसको बोलते हैं एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज ये जो हेनरी 8 है उसी की स्टेप डॉटर थी और ये ट्यूडर डायनेस्टी की लास्ट रूलर थी। अगर ट्यूडर डायनेस्टी की मैं बात करूं तो ये 1485 से शुरू होती है और ये चलती है 1603 तक। यहां पे हेनरी 7th किंग बनते हैं 1485 में और 1603 में क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है। इनका आगे कोई सक्सेसर नहीं था, इसीलिए इनका कोई आगे किंग नहीं बनता और ये डायनेस्टी इनकी यहां पे खत्म हो जाती है। तो क्वीन एलिजाबेथ की जो एज चलती है एलिजाबेथन एज 1558 से 1603 तक, राइट। और 1603 में ये एज खत्म हो जाती है तो आगे इनका कोई सक्सेसर नहीं था, इसलिए इसके बाद क्वीन एलिजाबेथ के बाद इनकी कोई कजन थी जिसकी स्कॉटलैंड में शादी हुई थी। तो वहां से एक रूलर आया जिसको बोलते हैं जेम्स फर्स्ट। वैसे ये स्कॉटलैंड में जेम्स 6 था और ये इंग्लैंड में आके जेम्स फर्स्ट बन गया था और ये 1603 से लेकर 1625 तक इंग्लैंड में रूल करता है। इसके अगेंस्ट काफी सारी साजिशें की जाती है, कुछ कॉन्स्पिरेसी की जाती है इसको मारने के लिए, क्योंकि जो प्यूरिटन लोग थे इंग्लैंड में वो पसंद नहीं करते थे कि कोई बाहर का रूलर आके इंग्लैंड पे रूल करे। इसलिए 1605 में इसको मारने के लिए षड्यंत्र भी रचा गया जिसको बोलते हैं गन पाउडर प्लॉट। वो सारी डिटेल हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी मैं बेसिक आपको बता रहा हूं। उसके बाद 1625 के बाद चार्ल्स फर्स्ट यहां पे किंग बनता है जिसको बोलते हैं कैरोलाइन एज। इसको पिछली एज को बोलते हैं हम जैकोबियन एज। 1603 से 1625 तक जो रही है, 1625 से 1649 इसको हम बोलते हैं कैरोलाइन एज। ये जो कैरोल वर्ड है ये चार्ल्स के लिए यूज किया गया है। चार्ल्स फर्स्ट यहां पे किंग थे इस टाइम पे। तो चार्ल्स फर्स्ट ने पहले से ही प्यूरिटन की प्लानिंग चल रही थी कि जेम्स फर्स्ट को मार दिया जाए, लेकिन चार्ल्स फर्स्ट के आने के बाद चार्ल्स फर्स्ट ने पब्लिक जो मनी है उसको अपने प्लेजर के लिए यूज करना शुरू कर दिया, जिससे प्यूरिटन जो है वो और ज्यादा चिढ़ गए थे इनसे। तो प्यूरिटन ने डिसाइड कर लिया कि हम इस चार्ल्स फर्स्ट को मार देंगे। तो 1649 में उनको मौका मिला और उन्होंने चार्ल्स फर्स्ट को मार दिया और यहां पे एस्टेब्लिश हो गया प्यूरिटन एम्पायर। 1649 में प्यूरिटन एम्पायर एस्टेब्लिश्ड हो गया। 1649 से ये टाइम रहा है 1660 तक। इसको बोलते हैं प्यूरिटन एज। प्यूरिटन एज के अलावा इसको कॉमनवेल्थ पीरियड भी बोलते हैं, कॉमनवेल्थ पीरियड। और इस एज के काफी सारे और नाम हैं, जैसे कि प्यूरिटन एज हो गया, कॉमनवेल्थ एज हो गई, एज ऑफ सेंट हो गया, एज ऑफ सेंट और आयरन एज। और इसके अलावा इसको फर्स्ट डेमोक्रेसी भी कंसीडर किया जाता है। फर्स्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि इस टाइम पे कोई भी ऑफिशियल किंग नहीं था। ये एकमात्र ऐसी एज है ब्रिटिश जो लिटरेचर है उसकी हिस्ट्री में जहां पे कोई भी ऑफिशियल किंग नहीं था। और इस टाइम पे जो अनऑफिशियल जो इनको लीड कर रहा था उसका नाम था ओलिवर क्रोमवेल। ओलिवर क्रोमवेल जिसको मिल्टन ने लॉर्ड प्रोटेक्टर भी बोला है, राइट। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, यहां से पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये एचपीएससी का जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ज्यादा चांसेस रहेंगे कि 2-3 क्वेश्चन आपके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से भी बनेंगे, इसलिए आपको पूरी हिस्ट्री भी याद करनी है, एक एक एज की, कौन पर्टिकुलर किंग था, क्या हैपनिंग हो रही थी, ठीक है। अगली वीडियो में मैं पूरा डिटेल में डाल दूंगा वो वीडियो
ये भी आपकी जो फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो रहने वाली है, नेक्स्ट वाली जो डालूंगा। इसके बाद हम नेक्स्ट एज की अगर बात करें तो यहां देखो कॉमनवेल्थ पीरियड जो है वो एस्टेब्लिश हो गया था, यानी कि प्यूरिटन ने अपना राज करना शुरू कर दिया था इंग्लैंड पे। अब इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड में बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल अप्लाई कर दिए। प्यूरिटन का मानना था कि वी आर बोर्न सिनर, कि हम पापी पैदा हुए हैं और हमारा काम है रिग्रेट करने का, और हम कुछ भी कोई भी प्लेजर नहीं कर सकते, अपने एंजॉय के लिए अपने जीवन को नहीं जी सकते हैं। उनका ये टारगेट था कि जितने भी लोग इस धरती पे हैं वो सारे रिग्रेट करें। रिग्रेट क्यों करें? क्योंकि हमारे जो फोर फादर और फोर मदर है, एडम और ईव, उन्होंने गॉड की अवहेलना की थी, इसलिए उनको एज ए पनिशमेंट गॉड ने धरती पे भेज दिया था कि तुम वहां पे जाओ, रिग्रेट करो, और जितनी भी दुख और पीड़ाएं हैं वो तुम्हारी वजह से होंगी, और आने वाली जनरेशन को भी ये जो पीड़ाएं हैं वो सहन करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा ये लोग मानते थे। स्ट्रिक्ट रूल इन्होंने अप्लाई कर दिए। 11 साल तक थिएटर जो है वो क्लोज पड़े हुए थे, फंक्शंस इन्होंने बैन कर दिए, और कलर ड्रेसेस वगैरह, मार्केट वगैरह, ये सारी चीजें, मार्केट जाना, ठीक है, ये सारी चीजें इन्होंने बैन कर दी। तो लोग फ्रस्ट्रेट हो गई। अब जो लॉर्ड प्रोटेक्टर था ये ओलिवर क्रोमवेल, इसकी डेथ हो जाती है 1658 में। तो इनका जो जॉर्ज मोंक था, जो जनरल था इनका, मतलब सेकंड ऑफ कमांड था प्यूरिटन का, जॉर्ज मोंक, वो एग्जाइल्ड प्रिंस से कांटेक्ट करता है। जब इन्होंने चार्ल्स फर्स्ट को मार दिया था तो चार्ल्स सेकंड, उसका बेटा, फ्रांस भाग गया था। अब ये फ्रांस जाता है, जॉर्ज मोंक, और उस एग्जाइल्ड प्रिंस से कांटेक्ट करता है कि तुम वापस आओ, इंग्लैंड के लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, तो तुम अपनी मोनार्की को फिर से रिस्टोर करो। तो चार्ल्स सेकंड इंग्लैंड में वापस आया 1660 में, और प्यूरिटन को बंदी बना लिया, कुछ प्यूरिटन को मार भी दिया। इसीलिए इसको बोलते हैं रेस्टोरेशन एज। इसने मोनार्की को रिस्टोर कर लिया था। ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसको रेस्टोरेशन एज। ये वैसे रेस्टोरेशन जो एज है ये चलती है 1660 से लेकर 1702 तक। इसको हम बोलते हैं रेस्टोरेशन एज। वैसे इसमें 3-4 किंग और बने हैं। ठीक है, कौन कौन किंग आया वो डिटेल वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। रेस्टोरेशन एज 1702 में खत्म हो जाती है, और 1702 के बाद शुरू होती है नियो क्लासिकल एज। इसको नियो क्लासिकल एज क्यों बोलते हैं? ये 1745 में खत्म होती है। इसको नियो क्लासिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो 1660 से लेकर 1702 का जो टाइम पीरियड था, यहां देखो जो प्यूरिटन एज है इसमें लोग घरों में बैठे हुए थे, तो एक तरह से फ्रस्ट्रेट हो गए थे, अपनी जो सेविंग्स है वो कर रहे थे, पैसा कहीं पे इन्वेस्ट नहीं हो रहा था, तो घर बैठे उनको, मतलब एक तरह से वो एक स्लेव की तरह लाइफ स्पेंड कर रहे थे। तो उनको क्या चाहिए था उस टाइम पे? फ्रीडम। तो जैसे ही यहाँ पे उनको फ्रीडम मिलती है रेस्टोरेशन एज में, तो उनकी नीड क्या थी? एक तरह से लिटरेचर जो है वो वल्गर हो गया, क्योंकि वो इन चीजों को पसंद करते थे। ठीक है, तो लिटरेचर वल्गर हो गया, तो यहाँ नियो क्लासिकल एज में आके राइटर ने, जो वहां के पॉपुलर राइटर थे उस टाइम के, जैसे कि अलेक्जेंडर पोप है, जोनाथन स्विफ्ट है, इन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम लिटरेचर को रिफॉर्म करेंगे। अब रिफॉर्म कैसे होगा? इन्होंने क्या किया, इस लिटरेचर को रिफॉर्म करने के लिए जो पहले वाले राइटर थे, यानी कि जो क्लासिक्स राइटर थे, उनको पढ़ना शुरू किया। ठीक है, और उनको कॉपी करना शुरू कर दिया। तो इसलिए बोलते हैं इसको नियो क्लासिकल, या इसको अगस्टन एज भी बोला जाता है। अगस्टन एज। क्योंकि वहां पे जिस टाइम पे ये क्लासिक्स राइटर थे, उस टाइम पे जो किंग है वो अगस्टस सीजर किंग था, इसीलिए इस एज को नाम दिया है अगस्टन एज और नियो क्लासिकल एज। ठीक है, और स्यूडो क्लासिक्स भी इनको बोलते हैं, क्योंकि क्लासिक्स को ये लोग इमिटेट कर रहे थे। उसके बाद अगर हम बात करें 1745 में, जो ये मेजर राइटर थे, अलेक्जेंडर पोप की डेथ हो जाती है 1744 में, जोनाथन स्विफ्ट की डेथ हो जाती है 1745 में। तो इन मेजर राइटर की डेथ के साथ ये एज खत्म हो जाती है। अब आती है 1745 में प्री रोमांटिक एज। 1798 तक चलती है ये प्री रोमांटिक। इस एज को एज ऑफ जॉनसन भी बोलते हैं, या ट्रांजिशनल एरा भी इसको बोला जाता है।
इस प्री रोमांटिक एज में कुछ थोड़ा सा चेंजेस हुआ, लिटरेचर नेचर की तरफ थोड़े थोड़े जो है राइटर वो अट्रैक्ट हो रहे थे। कुछ इस एज में कुछ राइटर आए जैसे कि रॉबर्ट बर्न्स है, जॉन क्लेयर है, उन राइटर्स ने थोड़ा नेचर पे लिखना शुरू किया। विलियम ब्लेक आ गया तो, और फिर ये बेस बना किसका, रोमांटिक एज का। आने वाले टाइम में जो अगली एज है ये बेस बनी रोमांटिक एज की। और रोमांटिक एज हमारी स्टार्ट होती है 1798 में। एक बहुत ही पॉपुलर वर्क पब्लिश हुआ था जिसको बोलते हैं लिरिकल बैलेड। लिरिकल बैलेड किसने लिखा था, एस.टी. कोलरेज और विलियम वर्ड्सवर्थ। इन दोनों ने मिलकर एक बुक लिखी जिसमें 23 पोएम्स थी। 4 पोएम जिसमें एस.टी. कोलरेज ने लिखी है और 19 पोएम बाय वर्ड्सवर्थ। बहुत ही फेमस वर्क है उस टाइम का ये, और इसकी पब्लिकेशन डेट के साथ ही ये एज, रोमांटिक एज शुरू होती है। और ये रोमांटिक एज जो है ये चलती है 1798 से लेकर 1850 1850 तक। अब कई जगह पे आपको 1837 भी मिल सकता है रोमांटिक एज। इस एज के जो एंडिंग है वो मानी जाती है 1850 में, क्योंकि इस एज के जो फादर फिगर हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, उनकी डेथ होती है 1850 में। और उनकी डेथ के साथ ही ऐसा माना जाता है कि ये एज खत्म हो जाती है। वैसे अगर जो अगली हमारी एज है उसकी हम शुरुआत की बात करें, यानी कि विक्टोरियन एज, विक्टोरियन एज हमारी शुरू होती है ऑफिशियली 1837 में, क्योंकि 1837 में विक्टोरिया जो है वो इंग्लैंड की राजगद्दी पे बैठ गई थी, इंग्लैंड की क्वीन बन गई थी। और इन्होंने रूल किया था 1901 तक, राइट। तो ये 1901 तक इनका रूल चला था इंग्लैंड पे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एज है ये दोनों, रोमांटिक एज और विक्टोरियन एज। इसमें बहुत बार जो हमारे पीजीटी के एग्जाम होते हैं बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, यूजीसी नेट के एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, और जितने भी और दूसरे एग्जाम है जैसे DSSS भी है वहां से भी, उस एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये लास्ट वाली जो 4 एज हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विक्टोरियन एज के बाद हमारी अगली एज आती है मॉडर्न एज। मॉडर्न एज 1901 से ये चलती है 1945 तक। इसके बाद आती है पोस्ट मॉडर्न एज। पोस्ट मॉडर्न एज, पोस्ट मॉडर्न एज हमारी 1945 से टिल नाउ जो अब तक चल रही है। अब तो समझ लो एक तरह से अल्ट्रा मॉडर्न चल रहा है, ठीक है। ये हमारी जो है ब्रिटिश लिटरेचर की टाइमलाइन थी। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर होगी कि ब्रिटिश लिटरेचर में आपको क्या पढ़ना है। अब मेन है एक एक एज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट राइटर आपको पढ़ने हैं, उनका कौन कौन से वर्क्स पढ़ने हैं, वो सारे मैं साथ की साथ क्लासेस में आपको बताऊंगा कि क्या चीजें, कौन से राइटर की डेट इंपॉर्टेंट है, कौन से राइटर की जो पोएम है उसकी लाइन इंपॉर्टेंट है, क्या आप किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अभी जो हमारी दूसरी और यूनिट्स रहती है, अब इसके अलावा इंडियन लिटरेचर, ये वाला पोर्शन इस एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैसे जो यूजीसी नेट का एग्जाम है उसमें इंडियन लिटरेचर को लाइटली लिया जाता है, लेकिन अगर मैं एचपीएससी की बात करूं तो डेफिनेटली यहां से क्वेश्चंस काफी ज्यादा बनने वाले हैं। जो हमारा इंडियन एस्थेटिक्स है स्पेशली उनसे क्वेश्चन ज्यादा आने वाले हैं, तो इंडियन लिटरेचर को भी अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अमेरिकन, अमेरिकन लिटरेचर, यहां से भी पॉसिबिलिटी है कि 4-5 क्वेश्चन यहां से भी बन सकते हैं आपके। इसके अलावा और हम जो बिल्कुल सरफेस लेवल से पढ़ेंगे वो है कैनेडियन, कैनेडियन लिटरेचर, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर, और इसके अलावा जर्मन, रशियन और फ्रेंच। फ्रेंच इंपॉर्टेंट है, कुछ राइटर हैं फ्रेंच में जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 कंट्री और हो गई, जर्मन, रशियन, फ्रेंच, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन, ठीक है।
ये हमारी जो है लिटरेचर वाली यूनिट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जहां से इन चीजों के अलावा, लिटरेचर के अलावा और कहां से ज्यादा क्वेश्चंस आने की संभावना है, वो है एक यूनिट पोस्ट वर्ल्ड वॉर थ्योरी। पोस्ट वर्ल्ड वॉर थ्योरी जिसमें आता है हमारा फेमिनिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, डीकंस्ट्रक्शन, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, इको फेमिनिज्म। ये बहुत सारी थ्योरीज हैं, ऑलमोस्ट 25 के आसपास थ्योरी है। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने वाले हैं, तो ये पोर्शन आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो साथ ही साथ हम यहाँ पे आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी इन सब की, और इसके अलावा एक यूनिट है हमारी क्रिटिसिज्म वाली, क्रिटिसिज्म और कल्चरल स्टडी। और कुछ 5-4 राइटर ऐसे हैं जो हमारे लैंग्वेज वाले पर्सन से आते हैं कि कैसे सेकंड लैंग्वेज को अक्वायर करना है, ठीक है। उस पे कुछ टॉपिक्स, कुछ वीडियोस आपको उस पे भी मिलेगी, राइट। तो ये हमारा है सिलेबस जो हमें अच्छे से पढ़ना है। देखो, एग्जाम आप लाइटली लेके नहीं चल सकते। मैं मान सकता हूं कि यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है उसका लेवल थोड़ा सा हाई होता है, तो उस लेवल से हम मान सकते हैं कि पेपर नहीं आएगा, लेकिन अपनी तरफ से हम कुछ भी सपोज नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कंपटीशन ज्यादा हो, और कंपटीशन ज्यादा होगा तो एग्जाम का लेवल जो है वो टफ होगा। इसीलिए हम एडवांस लेवल से, जो हमारा नॉर्मल लेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर उठकर एडवांस लेवल से तैयारी करेंगे, और अच्छे से जितना हो सकता है मैं आपको जो मेजर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये जो करियर वे की जो ऐप है इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। यहीं पे आपको सारी जो लाइव क्लासेस हैं वो मिलने वाली है, और इसके साथ साथ आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगी। अगर आप मान लो कहीं पे वर्किंग है, इस टाइम पे आप वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, आप क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बाद में भी किसी भी टाइम उन वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। तो करियर वे की इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा, और कोई भी किसी तरह की आपकी क्वेरी है तो वो भी आप कर सकते हैं। इस चीज के अलावा जो हमारा जो ये एग्जाम है HPSC, इस एग्जाम के बारे में एक इंफॉर्मेशन और मैं आपको देना चाहता हूं। अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि ये जो टाइम है कितने टाइम तक रहने वाला है कोर्सेज, अगर आप ऐप पे रजिस्टर कर चुके हैं या आप करने वाले हैं, तो ये जो आपका कोर्सेज है वो आपके टिल एग्जाम तक रहेगा। अभी हम आपको सिर्फ 6 महीने तक ही इसमें वैलिड रखेंगे। अगर एग्जाम एक्सटेंड होता है तो आपको एग्जाम तक क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, राइट। और अगर आपको कोई और इंफॉर्मेशन, कोई भी आप चाहते हैं, आपकी कोई और क्वेरी है, तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप कॉल करके अपनी क्वेरी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप करियर वे की ऐप डाउनलोड करोगे तो वहां पे आपको सारे कॉन्टैक्ट नंबर और आपका सारा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आपकी सारी क्वेरी जो है वो बिल्कुल आपको आंसर किया जाएगा। तो इसीलिए आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर ले। जो भी HPSC के रिगार्डिंग कोई भी नया अपडेट आता है वो अपडेट भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगली वीडियो में। अगली जो है आपकी पूरी डेमो की क्लास जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे होने वाली है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।